तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 132 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखी थी ऑक्शन जियोंग नाम की बुढ़िया की फाइट, जिसमें कि ऑक्शन जियोंग काफी ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो चुकी होती है और उसकी हालत मरने वाली हो गई होती है। लेकिन आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं ऑक्शन जियोंग के बचपन का सीन। और उस वक्त कोरिया में जापानीज लोग काफी ज्यादा अत्याचार करते थे और हमें ऑक्शन जियोंग की वॉइस ओवर आ रही होती है। जब मैं कोरिया में पैदा हुई थी तो उस वक्त कोरिया की हालत काफी ज्यादा खराब थी। हम देखते हैं जो जापानीज सोल्जर होते हैं कोरियन लोगों के बाल पकड़ पकड़ के उनको खींच के अपने साथ ले जा रहे होते हैं। लोग इन जापानीज सोल्जर्स से दया की भीख मांग रहे होते हैं, लेकिन ये सोल्जर्स नहीं सुनते। और ऑक्शन जियोंग जो कि एक छोटी बच्ची होती है ये सब कुछ छुप के देख रही होती है। ऑक्शन जियोंग लोगों की मदद तो करना चाहती होती है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होती। और हमें पीछे से प्रेजेंट मोमेंट वाली ऑक्शन जियोंग की वॉइस ओवर आ रही होती है। मैं उन लोगों की मदद करना चाहती थी क्योंकि हमारा देश उनकी मदद नहीं कर रहा था। उन लोगों के पास कोई भी उम्मीद बाकी नहीं थी, उनके साथ बस अत्याचार हो रहा था। और इसीलिए जो ऑक्शन जियोंग होती है ताकत ना होने के बावजूद भी एक सोल्जर के ऊपर हमला कर देती है। ऑक्शन जियोंग एक सोल्जर के सर पे डंडा मार के कहती है, तुम बुरे लोगों मेरे देश से भाग जाओ, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को परेशान करने की। लेकिन ऑक्शन जियोंग का इतनी हिम्मत दिखाने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ऑक्शन जियोंग इस वक्त तक सिर्फ एक आम इंसान थी, उसको फाइट करनी नहीं आती थी। इसलिए जो जापानीज सोल्जर होते हैं ऑक्शन जियोंग को लाते ही लाते बजाते हैं, बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। ऑक्शन जियोंग इन सोल्जर से मार खाते हुए भी काफी ज्यादा गुस्सा होती है खुद से, क्योंकि वो चाह के भी अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही होती और उसके लोगों के साथ बस अत्याचार होता ही जा रहा था। लेकिन ऑक्शन जियोंग हार नहीं मानती, वो बार बार कोशिश करती रहती है लोगों को बचाने की। ऑक्शन जियोंग ने अपने साथ एक दो लोग और भी मिला लिए होते हैं जो उसकी मदद करते हैं इस काम में। और हम देखते हैं एक दिन का सीन जब ऑक्शन जियोंग कुछ लोगों को भगा रही होती है जापानीज लोगों की पकड़ से। लेकिन जब ऑक्शन जियोंग ऐसा कर रही होती है उसी वक्त वहाँ पे जापानीज दो सोल्जर आ जाते हैं और उनमें से जिसके हाथ में गन होती है वो ऑक्शन जियोंग को देख के कहता है, कोरियंस अपनी जगह से हिलना मत, कुतिया कहीं की, आखिर तू ये क्या कर रही है। बट जो दूसरा जापानीज होता है वो अपने साथ वाले को ही मार के अनकॉन्शियस कर देता है। और उस वक्त ऑक्शन जियोंग पहली बार मिली होती है रुइची कोरुदा से, जिसके साथ फ्यूचर में जाके ऑक्शन जियोंग की शादी हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जापान का सीन, जहाँ पर रुइची और ऑक्शन जियोंग साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। और रुइची ऑक्शन जियोंग को बोल रहा होता है, कोरोदा मैं जानता हूँ इस बात पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारी फैमिली कई जनरेशन से लोगों की मदद करते हुए आ रही है और इतिहास में हमारी अहम भूमिका रही है, लेकिन हमारा नाम इतिहास में कहीं नहीं है। हमारे परिवार की काफी सारी खासियत है और हम काफी सारी स्किल्स में माहिर हैं और इस दुनिया में हम जैसे लोगों को कहा जाता है निंजाज। और अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं निंजाज की तुम्हें काफी सारी टेक्निक्स सिखा सकता हूँ। कुरोदा मैं चाहता हूँ हम दोनों साथ में मिलकर काम करें कोरिया की भलाई के लिए। और उसी के बाद से ऑक्शन जियोंग एक निंजा बनी थी और तब से लेके पूरे बुढ़ापे तक उसने अपनी जिंदगी अपने देश के नाम कर दी थी। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में हम देखते हैं ऑक्शन जियोंग की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ऑक्शन जियोंग के शरीर में काफी सारे कट्स पड़ चुके होते हैं और वो अपने मन में बोल रही होती है, जब से मैं तुमसे मिली थी तब से मैं इस रास्ते में चल रही हूँ और अपनी पूरी जिंदगी में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने गलत रास्ता चुना था। मुझे लगता है हमारा मिलना किस्मत में लिखा हुआ था। और ये बात ऑक्शन जियोंग अपने मन में अपने पति के लिए बोल रही होती है। और जिन गोल्डन डोर के बंदों ने ऑक्शन जियोंग को मिल के मारा होता है वो अभी आपस में बात कर रहे होते हैं। जो तुम बोल रहे हो क्या तुम्हें उस पर पूरा यकीन है? हाँ ये एक एरिस की मेंबर है और ऊपर से ये एक दादी अम्मा है। मुझे लगता है मुझे चेयरमैन को बताना होगा कि इस दादी अम्मा को हैंडल करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। लेकिन इतने में ही इस बंदे के सर के पीछे से एक पैनी सी चीज आके घुपती है जो कि इसके पूरे सर के आर पार हो जाती है। और बाकी के बंदे जैसे ही ऑक्शन जियोंग को देखते हैं तो ऑक्शन जियोंग वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इतने में ही ऑक्शन जियोंग ऊपर से कहीं उछल के आती है और इनमें से एक बंदे के सर पे कुछ घोप के उसको भी जान से मार देती है। और ये करते हुए ऑक्शन जियोंग बोल रही होती है, हरामजादो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आखिर तुम जैसे लोगों के रहते ही ये देश कैसे कहला सकता है। और ऑक्शन जियोंग एक और बंदे के छाती के आर पार अपना हथियार कर देती है, यानी कि ऑक्शन जियोंग ने पलक झपकते ही 2-3 बंदों को यहाँ पे जान से मार दिया होता है। बट इतने में ही टीम लीडर ली भागता हुआ आता है और ऑक्शन जियोंग के पेट में तलवार घोप देता है, जिससे ऑक्शन जियोंग के मुंह से काफी सारा खून निकलने लगता है। और टीम लीडर ली कहता है, तुम कोई मजाक नहीं हो, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो। जब फोर्थ प्रेसिडेंट ने कोड रेड जारी करा था लगता है वो कोई मजाक नहीं था। मुझे लगता है ये एरीज ग्रुप हमारे लिए सच में काफी ज्यादा परेशानी बन सकता है, इसलिए हमें एरीज को पूरी तरह से खत्म करना होगा। दूसरा बंदा कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी हम चेयरमैन को इस बारे में कैसे बताएं, क्योंकि इस वक्त चेयरमैन अपनी इमरजेंसी मीटिंग में होंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चेयरमैन की मीटिंग चल रही होती है और इस वक्त इस मीटिंग में वो सारे के सारे लोग मौजूद होते हैं जो अपने देश से
से गद्दारी कर रहे होते हैं और इन लोगों के ग्रुप का नाम होता है मैग्यूंग हैवा। हम देखते हैं इनमें से एक बंदा मीटिंग स्टार्ट करते हुए कहता है, तो ठीक है, इमरजेंसी मीटिंग को शुरू करा जाए। सबसे पहले गोल्डन डोर के वूचुल नैम द प्लानर, प्लीज आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो बोलिए। इसके बाद वूचुल अपनी जगह पे उठता है और कहता है, इससे पहले कि मैं कोई भी बात करूं, मैं आप सबका दिल से बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूं और मेरा आप सबसे एक सवाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारा ग्रुप मैग्यूंग हैवा किस तरीके का ग्रुप है? चलो इसका जवाब मैं ही आप लोगों को दे देता हूं। हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया को बदल सकते हैं, लेकिन कोरिया की जो मिलिट्री पावर है वो दुनिया में बदलाव लाने के लिए काफी ज्यादा कमजोर है। मैं जानता हूँ आप लोगों ने अब तक कितनी ज्यादा मेहनत करी है। मैं जानता हूँ अब हम लोग काफी ज्यादा दूर आ चुके हैं और ये करने में हमें काफी ज्यादा मेहनत लगी है। हमें यहाँ तक पहुँचने में काफी ज्यादा समय लगा है और मैं भी काफी समय से एक प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा था जिसका नाम है एच, और आज के दिन प्रोजेक्ट एच को अंजाम देने का वक्त आ चुका है। तभी जो यहाँ के सारे बंदे होते हैं आपस में बात करने लगते हैं, क्या प्रोजेक्ट एच का वक्त आ चुका है? लेकिन वो तो अभी तैयार हो रहा था, है ना? हाँ, मैंने भी यही सुना था कि वो तो अभी तैयार हो रहा था, आखिर हम उसे अभी कैसे कर सकते हैं? लेकिन वूचुल नैम दोबारा से बोलना स्टार्ट करता है और कहता है, तो आखिर प्रोजेक्ट एच है क्या? प्रोजेक्ट एच में सबसे पहले काम शुरू होता है गोल्डन डोर के टीम लीडर्स का, जो कि डिवीजन लेवल के फायर पावर्स को अपने कब्जे में लेंगे। उसके बाद हम उन वेपन्स को सोसाइटी में फैला देंगे, जिससे पूरी सोसाइटी में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी और एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। उसके बाद आप लोग जनता से सुरक्षा के मामले में आप उनकी राय पूछोगे और आप लोगों को वहाँ पे ये बात सामने लेके आनी होगी कि आम लोगों को भी हथियार रखने का अधिकार है, क्योंकि आम लोगों को भी अपनी सुरक्षा करने का हक है। और एक बार जब आम लोगों के हाथों में हथियार आ जाएंगे, उसके बाद सिपाहियों और आम लोगों में कोई ज्यादा फर्क नहीं रह जाएगा और सिपाहियों के ऊपर जो फालतू के ऑर्डर्स चलाए जाते हैं, उनके साथ जो अत्याचार होता है, फिर वो नहीं होगा, क्योंकि अब सबके पास हथियार हैं और यही है हमारा अल्टीमेट गोल। हम ये सब कुछ सिपाहियों के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हमारे प्लान के बारे में पता है और वो लोग हमें लगातार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उनका नाम है एरीज। ये एक सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है जिसे कमांड कर रहा है ऑटर। आप सब खुद अपनी आंखों से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो। अभी हमारा मकसद पूरा होने में हमें और ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए एरीज हमें जिस भी तरह से नुकसान पहुंचा सकती है, हमें उस हर एक रास्ते को खत्म करना होगा। तभी इनमें से जो एक मिलिट्री का बंदा होता है वो कहता है, चेयरमैन आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एरीज बस एक माइनॉरिटी फोर्स है, वो हमारी पूरी मिलिट्री के सामने कुछ भी नहीं है। आप चिंता मत करो, उनको हम लोग हैंडल कर लेंगे। और ये जो बंदा होता है ये एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है और लेफ्टिनेंट जनरल के साथ के बंदे भी बोल रहे होते हैं, चेयरमैन आप बस देखते जाओ, उन एरीज की हम हालत खराब कर देंगे। मतलब भले ये जो सारे के सारे गद्दार लोग होते हैं, इनका ग्रुप छोटा होता है, लेकिन इस ग्रुप में काफी सारे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके अंडर काफी ज्यादा मिलिट्री पावर आती है। और जो लेफ्टिनेंट जनरल होता है चेयरमैन को सल्यूट करते हुए कहता है, चेयरमैन आप बस हमें ऑर्डर दो, आपके ऑर्डर देते ही हम अपना काम शुरू कर देंगे, हम उनकी वोट लगा देंगे। वूचुल नैम कहता है, गाइस मैं बस एक डिफेंस कंपनी का चेयरमैन हूँ, तुम मुझे काफी ज्यादा इज्जत दे रहे हो। लेकिन सारे के सारे एक साथ बोलते हैं, नहीं चेयरमैन आप बस हमें ऑर्डर दो, हम तैयार हैं। हम आपको काफी अच्छी तरह से जानते हैं, आप एक काफी ज्यादा काबिल इंसान हो। वूचुल नैम कहता है, तो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे एरीज के होम बेस से। सबसे पहले हम एरीज के होम बेस को खत्म करेंगे। और वूचुल नैम के ये बात कहते ही एरीज के होम बेस के बाहर काफी सारे टैंक्स पहुंच जाते हैं, जो कि एरीज को पूरी तरह से राख करने के लिए यहाँ पे आए होते हैं। और आपको याद होगा जब जिनचॉल की जूनगो से फाइट हुई थी, तो जिनचॉल ने कहा था कि अगर तुझे मुझे जान से मारना है तो कम से कम तुझे एक टैंक लेके आना चाहिए था। और वूचुल नैम ने यहाँ पे काफी सारे टैंक्स भेज दिए होते हैं। टैंक के अंदर जो सिपाही बैठे हुए होते हैं वो एक दूसरे को मैसेज देते हुए बोल रहे होते हैं, युलचन में जो हथियार चोरी हुए थे, अभी हम उस केस के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एरीज को खत्म करने के लिए बढ़ चुके हैं, इसलिए सबको खबर पहुंचा दो, एरीज का जैसे ही कोई भी बंदा दिखता है तो उसको अरेस्ट कर दो। और जो हमारा मैनेजर नैम होता है एक पेड़ के पीछे छुप के इन सारे टैंक्स को देख रहा होता है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त जिनचॉल नैम से बोल रहा था, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। नैम जल्दी से मैनेजर किम को कॉल करो और उसे बोलो उसे गोल्डन डोर के हेडक्वार्टर्स में जाना है अभी के अभी। और मैं चाहता हूँ जितने भी एरीज के बाकी के लोग हैं वो सारे के सारे सुरक्षित जगह में चले जाएं। अभी के लिए हम लोगों को एरीज के हेडक्वार्टर को छोड़ के जाना होगा। नैम कहता है, लेकिन बॉस। जिनचॉल कहता है, अभी हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जिन लोगों से हमारा सामना हो रहा है वो कोई मजाक नहीं है। अभी हालात यहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और हमारी लड़ाई अभी किसी एक कंपनी या फिर इंसान से नहीं है, हमारी लड़ाई अब पूरे के पूरे देश से है। यानी कि जो वूचुल नैम होता है उसने एरीज के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया होता है कि इन्होंने ही हथियार चोरी करे थे। और अब इसलिए जिनचॉल लोगों को सबको छुप के रहना होगा, क्योंकि अब इन लोगों को देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ऑक्शन जियोंग को, जिसकी हालत अभी काफी ज्यादा खराब होती है।
ऑक्शन जियोंग लगभग मरने वाली होती है और टीम लीडर ली उसको बोल रहा होता है, तुम्हें देख के लगता है तुम काफी समय से जिंदा हो। दादी, मैंने तेरे पेट में तलवार घोंप दी, तेरे लंग्स भी काफी ज्यादा डैमेज हो चुके हैं, साथ ही साथ में तेरे शरीर के और भी जो खास हिस्से हैं उनमें भी काफी गहरी चोट आई है, लेकिन कमाल है उसके बाद भी तू सांस ले रही है। टीम लीडर ली ऑक्शन जियोंग के बाल पकड़ के कहता है, आखिर तेरी दिक्कत क्या है? तेरे यूनिट के लोग इतनी आसानी से मरते नहीं शायद, लेकिन चिंता मत कर, जल्द ही ऊपर से ऑर्डर आ जाएंगे और तेरी यूनिट एरिस को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा सरकार द्वारा। लेकिन अभी जो ऑक्शन जियोंग होती है कुछ बोलने की कोशिश कर रही होती है, बट जख्मी होने की वजह से वो ठीक से नहीं बोल पा रही होती, इसलिए टीम लीडर ली उसके कान के पास आता है और कहता है, क्या हुआ, क्या तू कुछ बोलने की कोशिश कर रही है? और ऑक्शन जियोंग हल्की सी आवाज में कहती है, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए, वो आ चुका है। और ऑक्शन जियोंग की ये बात सुनते ही जैसे ही टीम लीडर ली पलट के देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके साथ के बंदे अभी हवा में लहरा रहे होते हैं, यानी कि टीम लीडर ली को पता भी नहीं चला होता और उसके साथ के बंदों का कोई गेम बजा के चला गया होता है। और इस वक्त टीम लीडर ली को अंधेरे में दो आंखें दिखाई देती हैं जो कि काफी ज्यादा डरावनी लग रही होती हैं, और टीम लीडर ली को एहसास हो चुका होता है कि एक मॉन्स्टर यहाँ पे पहुंच चुका है, और वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि होता है सबका बाप मैनेजर किम। मैनेजर किम यहाँ पे पहुंचते ही साथ जिनचॉल को मैसेज देते हुए कहते हैं, दिस इज मैनेजर किम, टारगेट कंफर्म हो चुका है। जिनचॉल कहता है, वहाँ की स्थिति कैसी है? मैनेजर किम कहते हैं, यहाँ के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे लगता है हमारे पास समय की काफी ज्यादा कमी है। जिनचॉल कहता है, तो ठीक है, वहाँ पे जितने भी लोग हैं जो तुम्हारे रास्ते में आए सबको खत्म कर दो अभी से, और इस पल से मैं तुम्हें मैनेजर किम समझ के ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं अभी ऑर्डर दे रहा हूँ कोड नंबर 66 को, इसलिए तुम जैसे पहले थे दोबारा से वैसे बन जाओ, क्योंकि ये मिशन हमें किसी भी कीमत में पूरा करना है। और कोड नंबर 66 भी तैयार होता है और रिप्लाई करते हुए कहता है, रॉजर दैट, यानी कि कोड नंबर 66 अब एक्शन में आने वाला है। तो गाइस इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और हम जल्दी ही इस मानवा के लेटेस्ट चैप्टर में पहुंचने वाले हैं, और जब हम लेटेस्ट चैप्टर में पहुंच जाएंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे एक नई मानवा। इसलिए आप चाहो तो कमेंट में सजेशन दे सकते हो कि मुझे कौन सी मानवा एक्सप्लेन करनी चाहिए अगली, लेकिन याद रखना कोई ऐसी मानवा बताना जिसे काफी सारे लोग देखना पसंद करें। तो खैर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।